हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस। आज का हमारा विषय है सामान्य हिंदी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, सारी परीक्षाओं में हिंदी, सामान्य हिंदी का एक बहुत विशेष महत्व है और आपके चयन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसे हम इग्नोर करके या कम आंक कर अपनी सफलता को सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। अगर हमें अंतिम रूप से सफल होना है तो निश्चित तौर पर इसे एक ध्यान पूर्वक इसे पढ़ना पड़ेगा। आज हमारा मुख्य फोकस लेखपाल परीक्षा जो आगामी महीने में होने वाली है, इस पर है। हम जानते हैं कि पीईटी परीक्षा में लगभग 16 लाख विद्यार्थी चयनित हुए थे। 16 लाख विद्यार्थियों ने दिया है और उसमें से करीब 2.5 लाख से 3 लाख लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लेखपाल परीक्षा, बीडीओ परीक्षा या अन्य आने वाली परीक्षाओं में लोअर 2022 की परीक्षा जो आगामी महीनों में आ सकती है, इनमें बैठेंगे। इसके लिए जो पाठ्यक्रम है सामान्य हिंदी का, वो पाठ्यक्रम लगभग एक समान ही रहता है। आज हम उसी सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो पाठ्यक्रम हमारे सामने उपलब्ध है वो है लेखपाल परीक्षा का। लेखपाल परीक्षा में भी 2.5 से 3 लाख लोग जो अपियर होंगे, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके अतिरिक्त अन्य परीक्षाओं में जो विद्यार्थी अपियर होंगे, उनके लिए भी अंतिम सफलता में ये सहायक होगा। लेखपाल परीक्षा में जो आयोग द्वारा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो सिलेबस घोषित किया गया सामान्य हिंदी का, वो उसमें समास, संधि, विलोम, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, लोकोक्तियां, मुहावरे, वाक्य संशोधन और गद्यांश, इतनी चीजें हैं। हम हिंदी को अक्सर रटते हैं। रटने के बाद जब परीक्षा कक्ष में हमारे सामने प्रश्न पत्र आता है तो कई बार ऐसे शब्द आते हैं जो हमें पता ही नहीं होते हैं कि कहाँ से, हमने इसे कभी पढ़ा ही नहीं है। कारण है कि हम ऐसे लोकल गाइडों से, नोट्स से तैयारी कर लेते हैं, जिससे हमारी पढ़ाई भटक जाती है, अलग दिशा में चली जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम सही दिशा में पढ़ें हिंदी को और एक सही पैटर्न से पढ़ें। अगर हम सही पैटर्न से नहीं पढ़ते हैं तो हिंदी केवल रटने का एक माध्यम हो जाता है। अगर हम समझ करके अपना आईक्यू लगा करके, जैसे हम मैथमेटिक्स लगाते हैं, उस तरह से अगर आईक्यू लगा करके पढ़ें तो हिंदी हमेशा के लिए एक बार तैयार करने के बाद हमारी हर परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी हो जाएगा। आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे समास पर। जैसे समास हम क्या करते हैं? रटते हैं। बहुब्रीहि समास, तत्सम तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, सारे समास रटते हैं। लेकिन समास क्या है, उसको कैसे पहचाने, इस पर थोड़ा अगर हम ध्यान दे दें तो ये हमेशा बार बार रटने से फुर्सत मिल जाएगी। जैसे समास में 2 शब्द साथ लाए जाते हैं और संधि में 2 अक्षर साथ लाए जाते हैं, 2 मिलाए जाते हैं। समास में जो दोनों शब्द पास लाए जाते हैं, उन्हीं शब्दों की प्रवृत्ति के अनुसार हम उनको पहचान सकते हैं ये कौन सा समास है। जैसे अगर प्रथम पद, दोनों शब्दों में अगर प्रथम पद महत्वपूर्ण है तो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की एक और विशेषता है कि ये पद अव्यय हो जाता है। अव्यय मतलब जो व्यय ना हो, जो बदला ना जा सके। जैसे शीघ्र अगर है, लेकिन अगर इसमें हम यथा लगा दें तो हो गया यथाशीघ्र। यथाशीघ्र को हम यथाशीघ्र ही लिखेंगे, कहीं भी लिखें, यथाशीघ्रो नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह से दिन एक कॉमन शब्द है। अगर इसमें प्रतिदिन लगा दें, प्रतिदिन, इसकी महत्ता, इसका उपयोग एक अलग विलक्षण हो जाता है। इसी तरह से हम इसको, अगर हम अव्ययी भाव समास है, प्रथम पद अगर महत्वपूर्ण है, इसको इससे पहचान सकते हैं कि अव्ययी भाव समास है। दूसरा, अगर दूसरा पद महत्वपूर्ण है, द्वितीय पद महत्वपूर्ण है, द्वितीय पद अगर महत्वपूर्ण है तो द्वितीय पद अगर महत्वपूर्ण है तो तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास की एक अन्य और विशेषता होती है, इसमें कारक चिन्ह छिपे होते हैं। कारक चिन्ह आपको आना चाहिए, कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से जो कारक चिन्ह है, सभी कारक चिन्ह आपको जबान पे होने चाहिए।
तीसरा, अगर दोनों महत्वपूर्ण हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, तो ये द्वंद्व समास हो जाता है। इसके बीच में और छिपा होता है। चौथा, अगर कोई महत्वपूर्ण ना हो, कोई पद महत्वपूर्ण ना हो, कोई तीसरा ही महत्वपूर्ण हो उस पद के लिए, जैसे पीतांबर, नीलकंठ, नीला हो कंठ जिसका, एक अलग अर्थ निकले। कोई पद महत्वपूर्ण ना हो लेकिन एक तीसरा अर्थ इसमें ध्वनित हो, व्यंजित हो, तो ये बहुव्रीहि समास हो जाता है। इसके अलावा दो और है। अगर दोनों पदों में कोई विशेषण है, विशेषण वाले पद अगर आपके सामने आ जाएं तो वो कर्मधारय समास होता है। जैसे श्याम सुंदर। इसी तरह से अगर कोई पद प्रथम पद गणनावाचक हो जाए तो द्विगु समास हो जाता है। जैसे दोराहा, दुपट्टा, इस तरह से तमाम शब्द होते हैं। हम इस तरह से समास को पहचान करके पूरे समास को बार बार रटने के बजाय एक दिमाग में अपने समझदारी से शामिल करके आसानी से पहचान सकते हैं। प्रश्न पत्र जो आपके पास आएगा, समास अगर पूछा जाता है तो या तो लिखा होगा कि बहुव्रीहि समास बताइए, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक बहुव्रीहि होगा, बाकी 3 अलग होंगे। या ये पूछा जाएगा कि कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है, तब भी आप पहचान सकते हैं। बस थोड़े से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी तरह से संधि है। संधि अभी हमने बताया कि समास जो होता है 2 शब्द मिलाए जाते हैं, संधि में 2 वर्ण मिलाए जाते हैं, 2 अक्षर मिलाए जाते हैं। अक्षरों में अगर 2 स्वर मिलते हैं, स्वर आप सभी जानते हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ओ बड़ा ओ, री, ए ओ औ, ये इतने स्वर हैं। अगर स्वर संधि में स्वर 2 स्वर मिल रहे हैं तो वहां पर स्वर संधि होती है। जैसे विद्यालय, विद्याधन आलय, या अन्न धनाभाव, अन्न धन। अब हम कहेंगे अन्न में कहां स्वर है, ये स्पष्ट होना चाहिए आपके मन में कि स्वर प्रत्येक व्यंजन में निहित होता है। व्यंजन स्वर के सहयोग से ही बोले जाते हैं। जैसे का है तो ये का धन आ, यानी इसमें आ निहित है। इसी तरह से अन्न में आ निहित है, आ मिलकर के बड़ा, इसे स्वर संधि कहते हैं। अगर दोनों में से कोई एक व्यंजन हो जाए तो व्यंजन संधि हो गई, अगर विसर्ग हो जाए तो विसर्ग संधि। विसर्ग से अगर स्वर मिलता है या व्यंजन मिलता है तो विसर्ग संधि होती है। बस एक विसर्ग होना आवश्यक है। पहले हम स्वर संधि की बात करते हैं। स्वर हमने बताया छोटा आ से लेकर के ओ तक सारे स्वर हैं। स्वर में अगर समान स्वर आपस में मिलते हैं, स्वर में एक ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है। छोटा ह्रस्व है, बड़ा दीर्घ है। इसी तरह से ई में है, ऊ में है, एक छोटा एक बड़ा। अब अगर दोनों ह्रस्व है, दीर्घ, छोटा से मिलता है, बड़ा से मिलता है, छोटी से मिलती है, छोटी बड़ी से मिलती है, बड़ी छोटी से मिलती है, मतलब इस तरह से अगर स्वयं समान स्वर आपस में मिलते हैं तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। क्योंकि चाहे दोनों में से कोई भी मिले, ह्रस्व का दीर्घ होता है, दीर्घ का दीर्घ होता है, तो इसलिए इसे दीर्घ स्वर संधि कहा गया है। जैसे विद्या, अभी हमने बताया विद्या बड़ा है, आलय क्या हो गया, विद्यालय। इसी तरह से परिधन, इच्छा क्या हो जाएगा, परीक्षा। यहां पर छोटी बड़ी मिलकर के क्या बन गए, बड़ी बन गए। या पितृधन ऋण, री मिलकर के री मिल जाता है, पितृण। इस तरह से अगर समान स्वर आपस में मिल रहे हैं तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। ये हमें एकदम दिमाग में रख लेना है। अब आ से आ यहां मिल गया, आ से इसके अलावा आ के अलावा आ तो यहां आपने मिला दिया दीर्घ स्वर संधि में, लेकिन इसके अलावा बाकी स्वर अगर आ से मिलते हैं
बाकी स्वर मतलब ई ई उ और री। अगर आ से ये स्वर मिलते हैं, जैसे आ से ई मिल जाता है, उ मिलता है या री मिलता है। तो आ से अगर ई मिलेगा तो ए हो जाएगा। जैसे नरधन इंद्र, नरधन इंद्र, तो क्या हो गया? नरेंद्र। यहां पर ए बनता है। अगर आ से ई मिलता है तो ए बनता है। आ से उ बनेगा तो ओ बनेगा। महाधन उत्सव, महोत्सव, सभी लोग जाते हैं। आ से री बनेगा तो री बन जाएगा, जैसे सप्तधन ऋषि, सप्तर्षि। इसी तरह से अगर आ से अभी आपने आ से आ को मिलाया तो दीर्घ स्वर संधि बनी। आ से ई उ और री को मिलाया अगर तो गुड़ बन गया, गुड़ स्वर संधि हो गया। अगर आ से बाकी जो बचे हैं ए ओ आपने मिला दिया तो कौन सी संधि बन जाएगी? वृद्धि संधि। क्योंकि ए ओ अगर मिलते हैं तो एक ए का ए और ओ का औ हो जाता है। जैसे सदा धनेव, सदा एव, तो यहां आ से क्या मिला? ए, तो अय बन गया सदैव। एक धन एक, तो क्या बन गया? एक, यानी आ और ए मिलकर के अय बन गया। इसी तरह से महाधन औषध, आ बड़ा आ और औ मिलकर के क्या बन गया? औ। क्या बन गया? महौषध, महौषध। अब आ से सारे स्वर मिल गए। आ से आ मिल गया, आ से ई उ और री मिल गया, आ से ए ओ मिल गया। आ के बाद बाकी कौन बचे? ई उ और री। इनसे अगर हम इनके अलावा कोई स्वर मिलाते हैं, अगर इनसे यही मिल गए तो दीर्घ हो गया, दीर्घ स्वर संधि। लेकिन ई उ और री से अगर इन स्वर के अलावा, समान स्वर के अलावा दूसरे कोई भी स्वर मिलते हैं तो ई का या, उ का वा और री का रा बन जाता है। जैसे ई का आ जब से नीधन ऊन, नीधन ऊन, क्या हो गया? न्यून। यहां ई छोटी और बड़ा ओ मिलकर के यू। अगर ई से उ मिलेगा तो यू बनेगा, ई से आ मिलेगा तो या बनेगा। जैसे अतिधन अल्प, अतिधन अल्प, क्या बन गया? अत्यल्प। इसी तरह से सारे के साथ होता है। ई से उ बनेगा तो उ वा बनेगा, ई से उ अगर मिलेगा तो वा बनेगा। जैसे सु धन आगत, क्या बन गया? स्वागत। अब यहां उ और आ मिला। अनुधन ऐसण, अनुधन ऐसण, क्या बन गया? अन्वेषण। यहां वे बन गया। उ से ए बना तो वे बन गया, उ से आ बना तो वा बन गया। इसी तरह से यानी उ से अगर कोई भी बनता है, मिलता है तो वा बन जाता है। ई से अगर कोई भी, ई के अलावा कोई स्वर मिलता है तो या बन जाता है। ये है यण संधि। इसके अलावा अब कौन से बचे? ए ओ। आपने आ से सारे मिला दिए, आ से आ मिलाया तो दीर्घ बना, आ से ई उ री बनाया तो गुड़ बना, और आ से ए ओ बनाया तो वृद्धि बना। अब आ से सारे मिल गए, ई उ री से सारे मिल गए, ई से आपने कुछ भी बनाया तो या के रूप बने, या ई उ इस तरह से, और उ से बनाया तो वा बन गया, वा वी हु, इस तरह से तमाम सारे बन गए। अब बाकी बचे ए ओ। अब ए ओ को इनको छोड़ करके, ए ओ को छोड़ करके ए को बाकी किसी से मिला दीजिए, या ओ को बाकी किसी से मिला दीजिए, तो वो कौन सी बन गई? अयादि संधि। जैसे ए को आ ई उ किसी से मिलाइए, आ ई उ री,
इस किसी से मिलाई तो आय बनेगा, आय बनेगा। इसी तरह से जैसे नेधन अन, नेधन अन आय बनेगा नयन। सेधनन क्या हो गया शयन। चेधनन, चेधन अन क्या हो गया चयन। इसी तरह से ए को सबसे मिला दिया आपने, ओ को जब सबसे मिलाएंगे तो आओ बन जाएगा। जैसे ओ को आ से मिलाइए, ई से मिलाइए, ऊ से मिलाइए, किसी से मिलाइए आओ बनेगा। जैसे पौधन अक, पौधन अक क्या हो जाएगा पावक। ठीक, अब बात आती है कि इसके अलावा ये संधि हो गई, व्यंजन संधि है। इसके अलावा व्यंजन संधि आप देख करके पहचान जाइए। व्यंजन संधि में नियम नहीं पूछा जाता है, नियम आपको कहां पूछा जाएगा स्वर संधि में। स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि, यण और अयादि 4 हैं। अगर आ से समान मिलता है तो वृद्धि, आ से अगर बाकी मिलते हैं, ये आ से ई उ री तक मिलते हैं तो गुण संधि, गुण स्वर संधि। अगर ए ओ मिलते हैं तो वृद्धि। इसके अलावा ई उ री से इनके अलावा और सारे मिलते हैं तो यण संधि। और अगर ए ओ को इनको छोड़ करके बाकी स्वर मिलते हैं तो अयादि स्वर संधि, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन भी हमने बताया कि व्यंजन स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, व्यंजन स्वरों के सहयोग से बोले जाते हैं। हर स्वर में व्यंजन छुपा होता है। जैसे दिग्धन दर्शन, अब दिग्दर्शन, लेकिन अगर यहां पर हलंत ना होता तो ये व्यंजन संधि, व्यंजन संधि तो नहीं होती लेकिन ये व्यंजन माना जाता, ये स्वर अंतिम शब्द स्वर माना जाता। जगत धन ईश, जगदीश, ये आप अभ्यास से कर सकते हैं। सम धन गम, संगम। इसी तरह विसर्ग संधि, एक विसर्ग होना अनिवार्य है वहां पे। निधन चय, निश्चय, यहां देख रहे हैं कि एक विसर्ग है। निधन गुण, निर्गुण, या नमः धन शिवाय, नमः शिवाय, या नमः शिवाय, या नमः शिवाय। मनः धन हर, मनोहर। इस तरह से आप ध्यान से अगर हिंदी के पेपर को सॉल्व करें और शब्दों को विशेष ध्यान दें तो एक अच्छा अंक प्राप्त करके आप मेरिट में स्थान पा सकते हैं। और जो आगामी लेखपाल की परीक्षा है इसमें 25 अंक के 4 सेक्शन हैं, उसमें 25 अंक के 25 क्वेश्चन आपको हिंदी के मिलने ही वाले हैं और उसमें यही सब आपके सामने आएगा। आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 25 में आप 25 कर सकते हैं, 24 कर सकते हैं, 23 कर सकते हैं, लेकिन 20 से नीचे नहीं जाना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर 20 से नीचे जाए हैं तो आप मेरिट लिस्ट नहीं, चयन से ही बाहर हो जाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या आना है, जैसे तत्सम तद्भव है। तत्सम तद्भव हम क्या करते हैं कि नोट से जितना भी सारा मिल गया कूड़ा कचरा सारे हम कंठस्थ कर लेते हैं, लेकिन हमें एक परीक्षा के पैटर्न को देखना है। हमें अपनी डेली आने वाले, हम जो बोलचाल में यूज करते हैं, भाषाओं का प्रयोग करते हैं, खड़ी बोली में जो भाषा जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन शब्दों पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि शब्द वहीं से लिए जाते हैं। ऐसे अनर्गल शब्द आयोग नहीं कहीं चयनित करता है। आयोग एक निरर्थक शब्दों को छोड़ करके सार्थक शब्दों का चयन करता है और परीक्षा में बार बार वही शब्द पूछे जाते हैं और परीक्षार्थी ध्यान नहीं देते हैं और हमेशा गलत करके आते हैं। ये हमें ध्यान देने की जरूरत है। जैसे साखी, अब साखी शब्द बार बार पूछा जाता है, जैसे साखी का क्या होगा साक्षी। हल्दी का ये भी बार बार पूछा जाता है हरिद्रा। गेहूं का गोधूम, महुआ, मधु। ये हम एक सैंपल के तौर पर आपको बता रहे हैं कि हमको चयन किस तरह के शब्दों का करना तैयार करने में, क्योंकि हजारों शब्द होते हैं, हजारों शब्द हम कंठस्थ नहीं करते, हमारी एक लिमिट होती है। हमें और विषय पढ़ने हैं, हमें हिंदी से उतना लेना जितना हमारा चयन हो जाए, हम हिंदी के सारे क्वेश्चन कर पाए, इतना ही हमें करना है।
हमें हिंदी का सारा सिलेबस नहीं रट डालना है, या सारे जो भी विलोम आ रहा है, दो क्वेश्चन आ रहा है विलोम का, तो हमें विलोम पूरी दुनिया का जितना विलोम हम सबको नहीं रट सकते हैं, हमें विलोम वही रटना है या तत्सम तद्भव वही पढ़ना है जो अधिकतर परीक्षा में आते हैं, या जो पैटर्न है, जिस तरह का पैटर्न आता है। इसी तरह से सौत का सपत्नी, अंगीठी का अग्निष्ठिका, कटघरा का काष्ठगृह, नारियल का नारिकेल, बच्चा का वत्स, गंवार का ग्रामीण। अब आपको स्पष्ट हो गया अगर हम तत्सम तद्भव पढ़ना तो किस तरह के शब्दों को चयन करना है। इसी तरह से अगर हम पर्यायवाची पढ़ते हैं तो पर्यायवाची पढ़ने लगे तो पूरा जीवन बीत जाएगा, हम सारी पर्यायवाची नहीं पढ़ सकते हैं। हमें पर्यायवाची किन शब्दों का पढ़ना है, जैसे जिन शब्दों का पर्यायवाची आयोगों के पैटर्न में, आयोगों के परीक्षा पेपर में आते हैं, वो हम अपने सामान्य, अगर एक सामान्य आईक्यू लगाएं तो हम समझ जाएंगे कहां से क्वेश्चन आते हैं, हम किन किन शब्दों का चयन पर्यायवाची के लिए हमें करना है। जैसे हम एक उदाहरण दे रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं। भ्रमर, ब्रह्मा, कामदेव, मोर, समुद्र, गंगा, नदी, तालाब, इंद्र, गणेश, आकाश, अग्नि, मेघ, कपड़ा, पृथ्वी, यमुना, सरस्वती, देवी देवता के हमारे जो हैं पार्वती, इस तरह के उमा, इस तरह के शब्दों के पर्यायवाची अगर हम कंठस्थ कर लेते हैं तो हमें आरओ में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो वस्तुनिष्ठ होता है पेपर हिंदी का, उसमें उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की परीक्षा में जो सामान्य हिंदी का पेपर होता है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का सामान्य हिंदी का जो 150 नंबर का पेपर होता है, इसमें हम आसानी से काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अंतिम रूप से चयन ले सकते हैं। इसके अलावा आता है अनेकार्थी शब्द आते हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द आते हैं। जैसे अनेक शब्दों का एक शब्द बहुत सारे हैं, लेकिन हमें उन शब्दों को पढ़ना है जो रेगुलर हमारे पैटर्न में बने हुए हैं। जैसे जिसे जीता ना जा सके, अजाशत्रु, जिसकी भुजाएं लंबी हों, अजान भाव, जो प्रिय बोलता हो, प्रियंवद, जो स्त्री प्रिय बोलती हो, प्रियंवदा, आकाश में विचरण करने वाला, खेचर। इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम सामान्य रूप से समझ जाते हैं क्या है, लेकिन भटकते चले जाते हैं। और वाक्य संशोधन करना है हमें, वाक्य संशोधन आता है। वाक्य संशोधन अगर हमें करना है तो वाक्य संशोधन में विशेष रूप से हमें ध्यान देना है। यहाँ पर हमें विशेष आईक्यू की जरूरत है, यहाँ पर हम रटने से काम नहीं चलेगा। वाक्य संशोधन में कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उनको हम संशोधित कर, बर्तनीय शुद्धि के लिए आएगा, लेकिन जो वाक्य आ जाते हैं उसमें जैसे एक अगर पूछा जाता आपसे, मेरे घर के बगल में एक मिठाई की दुकान है। अब स्पष्ट रूप से एक मिठाई की दुकान तो नहीं होगी, मिठाई की एक दुकान है। हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि, लेकिन अगर हमने ध्यान नहीं दिया, आईक्यू नहीं लगाया, रटने पर ध्यान दिया कि हिंदी हमारी रटने से आ जाएगी, तो हम चयन से बाहर होने में देर नहीं लगेगी, विशेषकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं से। गद्यांश अगर आपको करना है, अपठित गद्यांश आया, उससे संबंधित क्वेश्चन है, तो पहले आप एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए। सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न पढ़ने के बाद आप गद्यांश पढ़िए। एक बार नहीं, एक बार पढ़िए। कुछ प्रश्न आपको अगर समझ में आ गया है, दिमाग में है, अगर नहीं आया तो फिर एक बार प्रश्न देख लीजिए, दोबारा गद्यांश पढ़िए, फिर तिबारा पढ़िए। तीसरी बार में आप सारे क्वेश्चन, गारंटी है कि आप सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। मुहावरे लोकोक्तियां हैं सिलेबस में आपके। मुहावरे लोकोक्तियां में हम ऐसे लोकोक्तियों की तरफ ना भटक जाएं जो व्यवहारिक नहीं है। हमारी किताबों में बहुत सारी लोकोक्तियां होती हैं, लेकिन सामान्य लोकोक्तियों को हमें भूलना नहीं। जैसे अंगूठा दिखाना, अंधे की लकड़ी, अतजल गगरी छलकत जाए, इस तरह से तमाम सारी लोकोक्तियां हैं जो बार बार हमारी परीक्षाओं में, हम जूनियर में जब पढ़ते हैं तब से लेकर के आज तक हमारे सामने आती रही हैं। हमें इन्हीं लोकोक्तियों पर ध्यान देना है। इसके अतिरिक्त अगर हम कुछ अतिरिक्त पढ़ सकते हैं तभी पढ़ें, हमें इनको नहीं छोड़ना है, ये चीज ध्यान रखना है। हमें आशा है कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि हमें हिंदी कैसे पढ़नी है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, एक ऑथेंटिक बुक से आप पढ़िए, उसी को बार बार पढ़िए। इससे आपका एक
अच्छा लेवल बनेगा। जैसे हम कहेंगे कि आप हरदेव बाहरी अभी बेसिक लेवल में हरदेव बाहरी को ले लीजिए, इसमें बहुत सारा मैटर है, लेकिन मैटर को चयन आप इस अनुसार करिए और इससे जिससे आपका लेखपाल परीक्षा में जो 2 से 2.5 लाख लोग मुख्य परीक्षा देंगे उनमें 8,000 लोगों में 8,085 लोगों में आपका अंतिम रूप से चयन हो सके और आप इस क्लास से लाभान्वित हो सकें। अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर लाइक कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।